हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने अ, बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह, एंड उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कराया था। जस्ट लास्ट लेक्चर एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है ना, हाँ, उससे पहले हाइजेनबर्ग हुआ था। तो नाउ आगे हम लेंगे क्वांटम मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल, बट उससे पहले हम थोड़ा सा स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो वेव है वो स्टेशनरी वेव है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेशनरी वेव एक्चुअली क्या होती है, तो ये आगे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, वैसे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, गिटार, फ्लूट वगैरह, तो इसमें इसी टाइप की वेव बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक्चुअली एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है इस टाइप से, और एक वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो स्टेशनरी वेव में इस टाइप की दो वेव। तो अगर इंडिविजुअल वेव की बात करेंगे तो मूव करती हुई दिखेगी, बट दोनों वेव को एक साथ में देखेंगे तो वो स्टेशनरी। एंड इसके साथ साथ क्या है, इसकी जो ये जो स्टेशनरी वेव होती है, ये दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में रहती है। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। ये जो स्टेशनरी वेव है ये क्या होती है, दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में। इसके अलावा इसका जो एम्पलीट्यूड है ये डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है। तो ये एम्पलीट्यूड है और ये एक्चुअली एक्स पे डिपेंड करेगा। एक्स क्या है, डिस्टेंस। ये देखो, जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो स्टेशनरी वेव travels between two stationary points। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर। तो इट्स एम्पलीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट से जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, सो बस ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर देखना है कि स्टेशनरी वेव जो है वो दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में होता है। इसके अलावा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है। तो इसी का यूज हम करेंगे आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो स्टेशनरी वेव है। ओके, जैसे मैंने बताया डिटेल में तुम इसको फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल, तो जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि यार अब इलेक्ट्रॉन का एज ए वेव ट्रीट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए वेव and its wavelength is determined using
डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो अभी उसको हम कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कैसे निकालेंगे, डी ब्रॉगली वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसा हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन वाली जो वेव है वो एक्चुअली कौन सी है, स्टेशनरी वेव है। तो स्टेशनरी वेव जैसा मैंने बताया दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी वेव है उसके लिए स्टेशनरी पॉइंट होगा एक तो न्यूक्लियस और दूसरा होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी के बीच में मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव होगी, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी वेव nucleus and infinity are stationary point of this stationary wave। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ये जो स्टेशनरी वेव है इसके लिए एक स्टेशनरी पॉइंट होगा न्यूक्लियस और दूसरा होगा इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी और न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। हार्दिक, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्टेशनरी वेव जो है वो दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी वेव है वो भी दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्टेशनरी पॉइंट है वो एक न्यूक्लियस है और दूसरा इन्फिनिटी। महादेव देखो जल्दी। देख लिया सबने, तो ये दो पॉइंट हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने ये भी बताया है कि यार एम्पलीट्यूड जो है स्टेशनरी वेव का वो क्या डिस्टेंस का फंक्शन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिस्टेंस का ही फंक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे ना, एटम तो थ्री डायमेंशनल है, तो वहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस का फंक्शन होगा तो एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है और जेड का भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो एक्स वाई जेड किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव in any direction in atom, therefore its amplitude is a function of x y and z। ठीक है, तो उसका फंक्शन जो है एक्स वाई जेड किसी का भी, मतलब ये जो है एम्पलीट्यूड वो एक्स वाई जेड किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो देखो अभी तक हम एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते थे, नाउ हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे साई। ठीक है, ये सिंबल का नाम क्या है, साई, पी एस आई। ठीक है, एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अब इसको हम एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन। ठीक है, स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, इसका जो स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब साई का जो स्क्वायर है, वो हमें यहाँ पर कुछ अलग चीज बताता है। तो साई स्क्वायर जो है ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सो इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ डेंसिटी क्या होता था यार, मास बाय वॉल्यूम होता था ना। डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी हम क्या लेते थे, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसको मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। अब एक्चुअली किसका प्रोबेबिलिटी, तो ये है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी। ओके, तो साई स्क्वायर जो है इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम आगे एक्चुअली देखो, जैसे हम ऑलरेडी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के टाइम भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन या बहुत छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन का भी एटम में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, इसलिए अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी कहीं। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेगा, ऐसा नहीं बता। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन रहने की कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, तो साई स्क्वायर जो है वो क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, बस प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। लिखो, फिर आगे चलेंगे। यस लक्ष्मी, वो तो हमने ड्रॉबैक्स में बताया ही था ना। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल में तो आया ही था ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हो गया सबका? नाउ हमारे पास एक्चुअली एटम में दो टाइप के रीजन रहेंगे। एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। ठीक है, तो एटम में दो टाइप के हमें रीजन मिल सकते हैं, एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला रीजन और एक जीरो प्रोबेबिलिटी वाला रीजन। ओके, तो रीजन
in which probability of finding electron is maximum, और ये मैक्सिमम जो है 90 से 95% प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में ही रहेगा। याद रखना ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग। ऑर्बिट जो है वो बोर ने बताए थे, और वो क्या होते थे, सर्कुलर ऑर्बिट होते थे। बट ऑर्बिटल जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सर्कुलर ही, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। तो ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। इसके अलावा हमने दूसरा टाइप का रीजन क्या बताया, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो रीजन इन विच probability of finding electron is 0, तो ऐसे रीजन को बोलते हैं नोड, ठीक है। तो रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड्स। ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रीजन को नोड्स बोलेंगे। तो नोड्स पर प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 0 है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम, ये हम बोल सकते हैं साई स्क्वायर भी 0 होगा ना, ठीक है। तो हम नोड्स पर क्या बोल सकते हैं कि एट नोड्स साई स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। और अब जब साई स्क्वायर 0 होता है ऑब्वियसली साई भी 0 होगा, ठीक है। तो नोड्स पर साई स्क्वायर एंड साई ये दोनों क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, ओके। तो हमारे पास एटम में दो टाइप के रीजन रहेंगे। एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 90 से 95%, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है उस रीजन को हम बोलते हैं नोड, ठीक है। लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका। नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास हो गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। नाउ सबसे पहले हमें जो ऑर्बिटल के बारे में बताया था वो बताया था श्रोडिंगर ने। तो उसने इस स्टेशनरी वेव का एक इक्वेशन दिया था, तो नेक्स्ट हम वही लेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इक्वेशन याद नहीं रखना है, ठीक है, जस्ट बता रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू एक्चुअली ऑर्बिटल मिलता है, ओके। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके थ्रू ऑर्बिटल मिलता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि श्रोडिंगर ने हमें ऑर्बिटल के बारे में बताया। तो इक्वेशन ऑफ
stationary wave of electron। तो देखो इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी वेव जो है उसका इक्वेशन था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन कुछ ऐसा था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये इक्वेशन याद नहीं रखना है। ओके, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, बट ये इक्वेशन याद नहीं रखना। हाँ, लिखना जरूर है बट याद नहीं रखना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये स्टेशनरी वेव का क्या था, इक्वेशन था, जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। तो यस सुमित, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर की। नाउ याद क्या रखना है, तो अभी हम तुम्हें बता रहे हैं, वो चीज तुम्हें याद रखनी है। तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, थ्री नंबर्स N, L and M are determined these numbers are called क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो नंबर है एन, ऐसे तो लेटर है ऑब्वियसली NLM, बट इनको हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, और ईच सेट ऑफ N, L and M represents यूनिक ऑर्बिटर। ओके, तो तुम्हें ये वाला याद रखना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें तीन नंबर मिलेंगे, N, L और M, और वो तीन नंबर जो है N, L, M, उनको हम बोलेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है, और वो तीनों जो क्वांटम नंबर है N, L और M, वो मिलके हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या याद रखना है, इस वाले पार्ट से हमें ये याद रखना है कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमें तीन क्वांटम नंबर देता है, N, L और M। इसके अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमें ऑर्बिटल देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखने वाला पार्ट है, बाकी इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं। इक्वेशन नहीं। ओके, नंबर होते हैं N, L, M के अलावा एक और नंबर तो भी आगे हैं, वो श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू आए थे। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। समर्थ, ये इक्वेशन श्रोडिंगर को मिला था, ये हमारे पास डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज हम डेरिवेशन करा देते। तो श्रोडिंगर ने इक्वेशन निकाला था, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है स्टेशनरी वेव का, तो वहां पर क्या है, लैम्बडा जो है वो डी ब्रॉगली वाले फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट किया गया था, एंड देन उसके बाद ये आया। तो डेरिवेशन वगैरह पूछेंगे नहीं, क्योंकि इक्वेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं करा। देख लिया सबने? तो नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर क्वांटम नंबर।
समर्थ, जैसा मैं बोल रहा हूँ ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम बोल रहे हो सर ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन नहीं पूछते हैं कोई। जस्ट यहाँ पर ये याद रखना है कि ऑन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, हमें 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, एन, एल और एम, और जो क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। बस ये याद रखना, इक्वेशन याद नहीं रखना। तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट आएगा क्वांटम नंबर। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें ऑर्बिट या सेल के बारे में बताता है। ठीक है, तो एक्चुअली अभी तक हम जो एन देखते आए हैं ऑर्बिट नंबर, वही एक्चुअल में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये हमें ऑर्बिट या सेल के बारे में बताता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इसके अलावा एन अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑर्बिट नंबर बढ़ाने पर क्या है, एनर्जी जो है वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। एन बढ़ता था तो एनर्जी बढ़ती थी ना। इसके अलावा एन अगर बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है, याद आया। जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होगा उतना ज्यादा साइज होगा, है ना। और जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होगा उतना ज्यादा एनर्जी भी होगा। ओके, सो एन बढ़ने पर एनर्जी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। तो ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है। इसके बाद सेकेंड क्वांटम नंबर जो है ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि ये ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है ये हमें बताता है सबसेल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में। ये हम बोल सकते हैं शेप के बारे में बताता है, शेप ऑफ सबसेल। ठीक है, तो सबसेल के बारे में बताता है कि कितने सबसेल होंगे और उनका शेप क्या होगा वो भी बताता है। ठीक है, तो इसको आगे लेते हैं, पहले ही लिख लो। तो बेसिकली ऑर्बिट जो है उसके अंदर सब ऑर्बिट या सबसेल होंगे। ठीक है, हर ऑर्बिट में कुछ सब ऑर्बिट या सबसेल होंगे, तो वो एल बताएगा हमें। तो पहले लिखो फिर आगे चलते हैं कैसे बताएगा। यस लक्ष्मी, मतलब एन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा एंड वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होगा उतना ज्यादा साइज होगा ना, उतना बड़ा साइज हो जाएगा और उतना ही ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। लोवेस्ट ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम होता है। फर्स्ट ऑर्बिट जो है वहां पर एनर्जी सबसे कम होगा, उससे ज्यादा एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में होगा, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट। वैसे ही साइज है, फर्स्ट ऑर्बिट से बड़ा बड़ा साइज सेकंड ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट से बड़ा साइज थर्ड ऑर्बिट का।
हो गया सबका? नाउ तो जैसा हमने बताया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सबसेल के बारे में बताएगा। तो देखो क्या है, एल की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है ये वेरी होता है। एल इज इक्वल टू आता है 0 to n-1। ठीक है, एल कहां से कहां तक जाता है? 0 से n-1 तक जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यार n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बताओ? फर्स्ट ऑर्बिट में एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 to 0 ना। एन की वैल्यू 1 पुट करो, तो एन की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आया? 1-1 दैट इज 0। ठीक है, तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 0 तक। मतलब हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 में एल की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, और देखो हर एल की वैल्यू के लिए कोई सबसेल डिफाइंड है। तो एल इज इक्वल टू 0 जो है ये एस सबसेल के लिए होता है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 0 किस सबसेल का होता है? एस सबसेल का होता है। याद रखना है कि एल इज इक्वल टू 0 होता है एस सबसेल का। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास एल की एक ही वैल्यू आ रही है जो कि क्या है? 0 है। नाउ सेकंड ऑर्बिट में देखो एल की कितनी वैल्यू आ सकती है। तो अगर हम एल की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो एल कहां से कहां जाएगा बताओ? सब्स्टिट्यूट करके बताओ। अगर एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें मतलब सेकंड ऑर्बिट लें तो एल कहां से कहां जाएगा? 0 to n-1 है ना। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2-1 क्या हुआ? 1 हुआ ना। 2-1 क्या हुआ? 1। ठीक है, तो 0 से कहां तक गया? 1 तक गया। ओके, तो सेकंड ऑर्बिट में एल के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0 और दूसरा आ रहा है 1। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार एल इज इक्वल टू 0 जो है वो कौन सी सबसेल के डिफाइन है? एस सबसेल के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास एस सबसेल रहेगा और एक और सबसेल आएगा जिसका एल क्या है? 1 है। तो एल इज इक्वल टू 1 होता है पी सबसेल के लिए। किस सबसेल के लिए होता है? पी सबसेल के लिए। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल है जिसे हम एस सबसेल बोल रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट में दो सबसेल आएंगे, एक होगी एस सबसेल और एक होगी पी सबसेल। याद रखना है कि एल इज इक्वल टू 1 किस सबसेल का होता है? पी सबसेल का। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्बिट की एस सबसेल को हम बोल सकते हैं 1s, सेकेंड ऑर्बिट की एस सबसेल को बोल सकते हैं 2s, सेकेंड ऑर्बिट के पी सबसेल को बोल सकते हैं 2। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट ले लें, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में कहां से कहां जाएगा एल बताओ? थर्ड ऑर्बिट में एल की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी? 0 से n-1 मतलब 0 से 3-1 या 0 से 2। ठीक है, तो 0 से 2 तक जाएगा एल। मतलब थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास एल की 3 वैल्यू आ रही है। एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1 एंड एल इज इक्वल टू 3 वैल्यू आई। तो एल इज इक्वल टू 0 जो है ये होता है एस सबसेल के लिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एल इज इक्वल टू 1 होता है पी सबसेल के लिए, ये भी हम देख चुके हैं। नाउ एल इज इक्वल टू 2 होगा डी सबसेल के लिए। कौन सी सबसेल के लिए? डी सबसेल के लिए होगा। ओके, सो इस थर्ड ऑर्बिट की एस सबसेल को क्या नाम दे देंगे? 3s। थर्ड ऑर्बिट की पी सबसेल को नाम देंगे 3p और थर्ड ऑर्बिट की डी सबसेल को नाम देंगे 3p। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल आया जो कि s है, सेकंड ऑर्बिट में दो सबसेल आते हैं s एंड p, थर्ड ऑर्बिट में तीन सबसेल आए s p एंड d। ओके, सो spd पावर रेंजर नहीं है, जस्ट spd है। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो n इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो l कहां से कहां तक जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट में कहां से कहां तक जाएगा l? तो देखो 0 to n-1 ना, तो n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो तो 4-1 क्या हुआ? 4-1 क्या हुआ? 3 हुआ ना। तो 0 से 3 तक जाएगा। ओके, तो l की वैल्यू 0 से 3 तक जाएंगी।
तो L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 3। तो L इज इक्वल टू 0 हमने बताया किसके लिए, एस सबसेल के लिए। 1 किसके लिए होता है, 1 कौन सी सबसेल के लिए बताया है, पी सबसेल के लिए होता है। याद रखना है कि L कौन सा किस सबसेल के लिए होगा, ठीक है। तो पी सबसेल के लिए L जो है वो 1 है, डी सबसेल के लिए L जो है वो 2 है, एंड L इज इक्वल टू 3 होता है एफ सबसेल के लिए। किसके लिए होता है, एफ सबसेल के लिए। ओके, यस, तो एसपीडी के बाद एफ आएगा। ओके, पावर रेंजर नहीं आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट का एस सबसेल हो गया 4s, फोर्थ ऑर्बिट का पी सबसेल हो गया 4p, फोर्थ ऑर्बिट का डी सबसेल हो गया 4d, एंड फोर्थ ऑर्बिट का एफ सबसेल हो गया 4f, ठीक है। अब आगे अल्फाबेटिकल जाएंगे। एफ के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो एफ के बाद आएगा जी, ठीक है, जी के बाद आएगा एच। ओके, तो एफ जी एच आई जे के इस टाइप से आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसेल आते जाए। क्लियर है क्या सबको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल है, सेकंड ऑर्बिट में 2 सबसेल, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल, ऐसे फिफ्थ ऑर्बिट में 5 सबसेल हो जाएंगे। तो जो पांचवा सबसेल आएगा वो क्या होगा, जी होगा। एफ के बाद जी आया। छठे ऑर्बिट में 6 सबसेल होंगे, तो वहां पर जी के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ऐसे चलते जाएंगे। वंस उतनी नौबत एक्चुअली नहीं आती है हमारे पास। आगे वाले सबसेल जो है एक्चुअली इतने हमारे पास अभी तक एलिमेंट है ही नहीं कि वो आगे वाले सबसेल फिल हो, ठीक है। तो आगे जो जीएच वगैरह जो है ना वो सब क्या खाली पड़े हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं। उतना एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर हुए ही नहीं है कि वो आगे वाले जीएच सबसेल वगैरह भी फिल हो जाए। रहते जरूर है वो वाली सबसेल, बट वो खाली पड़ी है, ठीक है। तो उनकी हमें एक्चुअली जरूरत उतनी है नहीं। तो मेनली हमारे पास 4 सबसेल ही होते हैं, एस पी डी एंड एफ। आगे जी एच आई वगैरह सब आएंगे बट वो खाली है, ठीक है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस चैतन्य।
ऑब्वियसली चैतन्य पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं और उनका एल का वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल आया, सेकंड ऑर्बिट में 2 सबसेल आए, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल आए, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल आए, है ना। तो एक एक सबसेल बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल है एस, सेकंड ऑर्बिट में एस के साथ पी आ गया, थर्ड ऑर्बिट में एस के साथ पी के साथ डी आ गया, देन फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी के बाद एफ आ गया, है ना। तो एक एक सबसेल बढ़ता जा रहा है। सो नंबर ऑफ सबसेल जो है देखा जाए तो ऑर्बिट नंबर के इक्वल ही हो गया ना। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल, सेकंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4, है ना। सो नंबर ऑफ सबसेल्स इन ऑर्बिट, number of subcell in orbit is equal to क्या होगा, ऑर्बिट नंबर होगा। ओके, तो किसी भी सबसेल सॉरी किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल हो सकते हैं, ऑर्बिट नंबर के। इसके अलावा देखो इस क्वांटम नंबर को हम एक और नाम दे रहे थे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल रहे थे ना। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बता सकता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, ये रूट के अंदर है। इसके अलावा एच अपॉन 2 पाई जो है रूट के बाहर है। ठीक है, सो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जो है इस फॉर्मूले से निकाला जाए, एल इंटू एल प्लस 1 का रूट एंड देन मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 2 पाई। दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो तुम्हें सॉल्व करना है। डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ, फर्स्ट में है सी एस ऑर्बिटल, सेकंड में है 4f ऑर्बिटल, देन थर्ड में है सेकंड ऑर्बिट एंड फोर्थ में है थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो तीनों का एंगुलर मोमेंटम निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच अपॉन पाई। एच और पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ एच अपॉन पाई देना। ये सुमित करेक्ट है। चैतन्य रॉन्ग है। तीरथ करेक्ट है, तालिक करेक्ट है। फर्स्ट वाला तीरथ करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। प्रथम रॉन्ग है, सुमेध करेक्ट है, सेकंड वाला।
सुष्मिता करेक्ट है। मुफीज, ये कौन से आंसर है तुम्हारे? सालिक किसका आंसर बता रहे हो? मुफीज कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो? प्रथम रॉन्ग है। नो सुमेध, कुछ अलग है यहाँ पर। नो, सालिक सेकंड का रॉन्ग है। सुमेध थर्ड का रॉन्ग है। यस चैतन्य। एक्चुअली सालिक आई थिंक करेक्ट है। करेक्ट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस करेक्ट है सेकंड का। सुष्मिता करेक्ट है सेकंड का। तो देखो काफी लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड का करेक्ट है। सालिक थर्ड का रॉन्ग है। तो देखो बता देते हैं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है यार? 3s के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो गया? एल 0 प्लस वन 1 हुआ, लेकिन उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 है। इसके अलावा सेकंड में देखो एफ ऑर्बिटल दिया, तो एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। तो जब 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया? 12 ना। तो ये आएगा रूट ऑफ 12 एच अपॉन 2 पाई। ये इसको अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3, है ना? बिकॉज 12 क्या है? 4 इंटू 3 है ना, तो 2√3 लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर सिंप्लीफाई करके तुम्हें देखना है तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो मैं काफी लोगों का करेक्ट आया था फर्स्ट एंड सेकंड। बट थर्ड एंड फोर्थ में देखो यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पर कैसे करें। सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास एस सब सेल भी और पी सब सेल भी है, तो क्या सर दोनों का ऐड करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या कुछ? इट वॉज एन एच अपॉन 2 पाई। याद आया? ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? एन एच अपॉन 2 पाई होता था ना, जो हमने डी ब्रोगली के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था। एन एच अपॉन 2 पाई, डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया था बाद में, याद आया? सो यहाँ पर क्या आएगा? एन की वैल्यू क्या है? 2। सो 2h/2 पाई, मतलब h/पाई हो गया। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 3। तो ये हो जाएगा 3h/2 पाई। ठीक है, सो ऑर्बिट का जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, NH/2 पाई लगाना। ऑर्बिट के लिए क्या लगाना है? NH/2 पाई। और ऑर्बिटल के लिए क्या लगाना है? ऑर्बिटल के लिए रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन अपॉन, मतलब रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन इंटू H/2 पाई। ओके, ये ऑर्बिटल के लिए होगा। और ऑर्बिट के लिए क्या है फॉर्मूला? ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के लिए है NH/2 पाई। ओके, तो ये हमारे पास हो गया।
सुमित तुम्हारे में रूट आ रहा था ना थर्ड में, तुमने रूट बताया था कुछ। अच्छा एच अपॉन पाई बताया था, ओके ठीक। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड वाला क्वांटम नंबर, जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले क्वांटम नंबर पर चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है थर्ड वाला, ठीक है, सेकंड वाला था एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वाला जो क्वांटम नंबर है इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से या फिर एम एल, एल यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में है, तो एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मतलब क्या है कि हर सब सेल में ऑर्बिटल होंगे और उनका ओरिएंटेशन भी बताता है। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स का कुछ ओरिएंटेशन होगा अलग अलग डायरेक्शन में, वो हम बाद में जब शेप ऑफ सबसेल वगैरह देखेंगे तब बताएंगे। तो ऑर्बिटल के बारे में बताएगा एंड उनके ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ये हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। तो अब देखो इसकी जो वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ये -L से +L तक वेरी होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या m जो है वो कहां से कहां तक जाता है, -L टू +L। ओके, तो अगर हम यहाँ पर S सबसेल ले लें, ओके, अगर हम यहाँ पर क्या लें, S सबसेल लें, जिसके लिए L की वैल्यू क्या है भाई, जिसके लिए L की वैल्यू है 0। ठीक है, S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या है, 0। तो बताओ M कहां से कहां तक जाएगा, S सबसेल के लिए M कहां से कहां तक जाएगा, ऑब्वियसली -0 टू +0। तो -0 टू +0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब m क्या रहेगा यहाँ पर 0 होगा। ओके, तो S सबसेल के लिए m की एक ही वैल्यू आएगी और वो है हमारे पास 0। तो जितने m के वैल्यू आएंगे ना उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल, S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही होगा। अगर हम बात करेंगे P सबसेल की, तो P सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या है, आप P सबसेल के लिए L की वैल्यू है 1। तो अगर P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, M कहां से कहां जाएगा, -L टू +L जा रहा है ना, मतलब -1 टू +1। ओके, M कहां से कहां जाएगा, M जाएगा -1 टू +1, तो -1 0 एंड +1। तो कितनी वैल्यू आई यार, M की कितनी वैल्यू आ रही है, M की 3 वैल्यू आ रही है, -1 0 एंड +1। तो जितनी M की वैल्यू आती है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। ओके, तो P सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ओके, तो S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। नाउ चलते हैं D सबसेल पर। तो D सबसेल के लिए L क्या होता है, D सबसेल के लिए L होता है 2। तो M की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, M की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -2 से +2 तक। कितनी वैल्यू हो जाएंगी, तो -2 -1 0 +1 +2, कितने वैल्यू हो गए, 5 वैल्यू हो गए ना। ओके, सो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। और उनके लिए m की वैल्यू -2 से +2 तक जा रही है। इसके अलावा f सबसेल में l की वैल्यू क्या है, f सबसेल में l की वैल्यू है 3। तो m कहां से कहां तक जाएगा, m -3 से
+3 तक जाएगा, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो कितने वैल्यू हो गए? m के कितने वैल्यू हो गए? 7 वैल्यू। ठीक है, तो f सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7 होंगे। क्लियर है? तो s सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f सब सेल में 7 ऑर्बिटल। ओके, तो ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सुमित, सुमित आगे ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में 7। तो f के बाद जो g आएगा उसमें कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। g के बाद जो h आएगा उसमें कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। क्लियर है? तो 2 का डिफरेंस आता जाएगा, बिकॉज -2 से मतलब -l से +l तक जाएगा ना, तो -l से +l तक जाएगा तो 2 नंबर बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे 3 आया तो -3 और +3 वाले 2 नंबर बढ़ गए। अगर l इक्वल टू 4 आएगा तो -4 एंड +4 वाला 2 नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से 2 ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे, 2 m की वैल्यू ऐड होती जाएंगी। देख लिया सबने? तो अब देखो, हम s सब सेल में 1 ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आ जाता है, किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सब सेल तो देखो फॉर्मूला क्या है, एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -l से +l तक। तो -l से +l तक कितनी वैल्यू आ सकते हैं यार? तो -l से 0 तक l वैल्यू आई, और 0 से +l तक l वैल्यू आई, तो 2l वैल्यू हो गई ना। इसके अलावा एक 0 को भी हमने काउंट नहीं किया, तो 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो -l से 0 तक l वैल्यू, 0 से +l तक l वैल्यू, तो 2l हो गई। और 1 हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? 0 की भी आएगी। ठीक है, तो 2l + 1 हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। ओके, तो किसी भी सबसेल में अगर तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल क्या हो जाएगा? 12 + 1। ओके, तो ये तो सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए। इसके अलावा ऑर्बिट में निकालेंगे तो देखो, ऑर्बिट के लिए यहां से देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? एस सबसेल है ना, तो एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट में एस और पी है, तो एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3, तो ऐड करके क्या है? 4 आ गया। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो एस में 1 है, पी में 3 है, और डी के कितने होते हैं? डी के 5 होते हैं ना, तो ऐड करके कितना आया? 9। फोर्थ ऑर्बिट में देखो, एस का 1, पी के 3, डी के 5 और एफ के 7, ऐड करके कितना आ रहा है? 16। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल,
थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिट में 16 ऑर्बिटल। कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या यार? फॉर्मूला बनाना, स्क्वायर हो गया ना, तो एन स्क्वायर। ओके, सो किसी भी ऑर्बिट में अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिट हो जाएंगे, सॉरी किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला आ गया, सबसेल में कितने होंगे और ऑर्बिट में कितने होंगे। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें एक जब श्रोडिंगर इक्वेशन हमने तुम्हें बताया था, तब हमने ये बताया कि कोई भी एक सेट एन, एल और एम का हमें यूनिक ऑर्बिटल बताता है। तो कैसे बताता है देखो, हम देख लेते हैं। तो फिर से एक बार लिख देते हैं कि ईच सेट ऑफ एन, एल एंड एम रिप्रेजेंट यूनिक ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। तो ये हमें कितना ऑर्बिटल बता रहा है, हमने जैसा ऊपर लिखा उसके हिसाब से ये एक ऑर्बिटल बताना चाहिए। तो देखते हैं कितना बता रहा है। तो देखो n इज इक्वल टू 4 मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया, n इज इक्वल टू 4 कौन सा ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट। फिर इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट का कौन सा सबसेल आ रहा है, l इज इक्वल टू 2 कौन सा सबसेल हुआ, l इज इक्वल टू 2 किसका होता है भाई, l इज इक्वल टू 2 किसका होता है, d का होता है। प्रथम p सबसेल का l1 होता है। ओके, p के लिए l1 होता है, तो l इज इक्वल टू 2 होता है d सबसेल के लिए। ओके, तो ये फोर्थ ऑर्बिट का कौन सा सबसेल हुआ, d हुआ। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि फोर्थ ऑर्बिट का d सबसेल है। अब देखो फोर्थ ऑर्बिट के d सबसेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं ना, कोई भी d सबसेल उसमें 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। m की वैल्यू एक के लिए -2 है, एक के लिए m की वैल्यू -1 है, एक के लिए m की वैल्यू 0 है, एक के लिए m की वैल्यू +1 है और एक के लिए m की वैल्यू +2 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है या ऊपर सेट में क्या दिया है कि m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2। तो 4D सबसेल का ये एक ही ऑर्बिटल दे रहा है। ये जो सेट है ये हमें क्या बता रहा है, एक ही ऑर्बिटल बता रहा है। ओके, तो कोई भी एक सेट जो है n, l और m का हमें एक ही ऑर्बिटल बताएगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो अलग अलग ऑर्बिटल का n, l और m सेम नहीं होगा। दो अलग अलग ऑर्बिटल जो हैं उनका n, l और m जो है वो सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो क्या रहेगा उनमें, डिफरेंट रहेगा। ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। नो सुमेध, और भी काफी हार्ड चैप्टर है। ये तुम्हें हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि 10th तक तुम लोगों का पढ़ने का तरीका अलग होता है और बहुत इजी इजी टाइप आता है। अभी तक रटने वाला कॉन्सेप्ट चलता था, अभी समझने वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अभी तुम्हें समझने पे ध्यान देना है, रटने पे या लर्न करने पे उतना ध्यान नहीं देना।
तो एकदम से पढ़ाई का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ, तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों को और भी ज्यादा टफ लगेगा। बट कुछ महीने ही प्रॉब्लम होगी, अगर तुम कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया सबका? तो ये हमारे पास देखो, हमने ही तुम्हें बताया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन 3 क्वांटम नंबर देता है, एन, एल और एम। बट हमने ये भी बताया था कि हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर है, तो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आता है। ओके, जो चौथा क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आता है। तो क्या है वो क्वांटम नंबर? तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको हम एस से या फिर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से या एम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, ये श्रोडिंगर ने नहीं दिया था। तो एक साइंटिस्ट था पॉली, तो वो क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू पॉली, तो ये देखो पॉली क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। मतलब एक जो है अपने एक्सेस पर क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करने की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसे अराउंड न्यूक्लियस रोटेट करें, नहीं, अपने एक्सेस पर ही। ठीक है, अपने एक्सेस पर ही क्या करेंगे, वो रोटेट करेंगे। तो अपने एक्सेस पर ही एक जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ओके, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो अपोजिट होता है। मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर का कुछ वैल्यू रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉली, एन ऑर्बिटल कैन occupy 2 electrons of opposite spin that is one rotates clockwise while other rotates anti-clockwise. The spin quantum number is -12 and +12 for them. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर को एक इलेक्ट्रॉन का हम बोल देंगे -12 है, दूसरे का +12। अब यहाँ पर ये कुछ फिक्स नहीं है कि -12 किसका और +12 किसका। कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि जो क्लॉकवाइज है उसका +12 और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका -12, बट ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम ये जरूर बोलेंगे कि अगर एक का -12 है तो दूसरे का +12। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगा, एक का -12 है, दूसरे का +12। ओके, और दोनों का ऑब्वियसली स्पिन क्या है, अपोजिट है। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ओके, तो अब देखो यहां से हमें ये पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार?
देखो किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते थे? किसी भी सब सेल में 12 + 1 ऑर्बिटल थे क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ रहे थे सब सेल में? 12 + 1 आ रहा था ना? ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब सेल में क्या था? 12 + 1। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल क्या हो गया? 2 × 12 + 1। ओके, इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कितना हो जाएगा यार? किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो देखो ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल थे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट कितने थे? n² था ना? तो n² हमारे पास ऑर्बिटल्स का नंबर आ रहा है। तो n² हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और हमें पता है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट क्या हो गया? 2n²। ओके, सो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला हो गया इन सब सेल एंड इन ऑर्बिट। ओके, ये फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी सब सेल या ऑर्बिट। सुमेध, रिवॉल्व वाला तो फंडा बोर ने बताया था, बट ऐसा कुछ रिवॉल्व वाला कॉन्सेप्ट हम मेनली नहीं बोलेंगे। हम रोटेट वाला ही बोलेंगे, रोटेट अपने एक्सेस पर करेंगे। और रिवॉल्व वाला क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। बोर ने उनको बोला था कि रिवॉल्व होंगे, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है? वेव है। लिख लिया सबने? नाउ तो जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे कि कोई भी एक सेट n, l और m का यूनिक ऑर्बिटल बताता है, वैसे ही n, l, m एंड s का मतलब चारों क्वांटम नंबर मिला के यूनिक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो ईच सेट ऑफ n, l, m एंड s represent यूनिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एक सेट n, l, m और s का यूनिक इलेक्ट्रॉन बता। जैसे मान लो हमारे पास है n3, l हो गया 1 एंड m हो गया मान लो +1 एंड s है -1। ओके, ये हमारे पास कोई एक सेट है।
तो n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, l इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सबसेल हुआ, l इज इक्वल टू 1 कौन सा सबसेल हुआ, p सबसेल ना। तो यहां से हमें पता चला कि ये कौन सा सबसेल है, दिस इज 3p सबसेल। अब 3p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, कोई भी p सबसेल होगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। एक के लिए m की वैल्यू -1, एक के लिए m की वैल्यू 0 और एक के लिए m की वैल्यू +1। ठीक है, तो हमें ये ऑर्बिटल मिल गया और इस ऑर्बिटल में हमें पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का s होगा -12 और एक का s होगा +12। तो ये सेट कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये सेट जो है ये सॉरी -12 वाला इलेक्ट्रॉन बता रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यूनिक इलेक्ट्रॉन आया ना। ओके, तो कोई भी सेट हमें n l और m का अगर दिया है, n l और m का दिया है तो यूनिक ऑर्बिटल बताता है, और n l m एंड s का दिया है तो यूनिक इलेक्ट्रॉन बताता है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन का n l m और s सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या रहेगा, अलग रहेगा। ओके, तो एक तरह से ये जो क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, चारों क्वांटम नंबर n l m और s, ये इलेक्ट्रॉन का एक तरह से विजिटिंग कार्ड हो गया। जैसे विजिटिंग कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है ना, कि हमारे पास ये एरिया है, फिर इस एरिया में ये वाला घर है, इस घर में मैं रहता हूँ, है ना। तो इस जैसे विजिटिंग कार्ड है, वैसा ही क्वांटम नंबर भी एक तरह से विजिटिंग कार्ड हो गया। कैसे, यहां से पता चला ऑर्बिट, फिर उस ऑर्बिट में क्या है, सबसेल है, उस सबसेल में ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। समझ आया। तो पहले ऑर्बिट में जाएंगे, फिर ऑर्बिट के बाद सबसेल में, सबसेल के बाद ऑर्बिटल में और ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। लिख लिया सबने। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। थ्री पी सब सेल, सेकेंड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, 5f ऑर्बिटल, देन 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ। नो चैतन्य, लक्ष्मी रॉन्ग है, प्रथम करेक्ट है। यस चेतन, नाउ इट इज करेक्ट। नो तीरथ रॉन्ग।
काफी लोगों का करेक्ट आ रहा है। मैच कर लें। सुष्मिता करेक्ट है, थर्ड वाला। प्रथम करेक्ट, रॉन्ग है फिफ्थ वाला। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ काफी का करेक्ट है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ रॉन्ग है। तो देखो क्या है, थ्री पी सबसेल की अगर हम बात करेंगे तो पी सबसेल देखो, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं यार? पी सबसेल में ऑर्बिटल्स होते हैं 3, है कि नहीं? तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 आ गए। ओके, तो पी सबसेल में 6 ऑर्बिटल होंगे, सॉरी पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे किसी भी ऑर्बिट का पी सबसेल हो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं यार? डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं ना। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया? 10 आ गया। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट की। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला लगा दो 2n²। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या था, क्या हो गया? ये 8 हो गया। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए भी फॉर्मूला लगा दो 2n²। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 50 हो गया। नाउ यहां पर रॉन्ग आ रहा है। देखो काफी लोगों का आंसर क्या आया होगा इसमें? 5f ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे तो f ऑर्बिटल में हमारे पास मतलब यहाँ पर कुछ लोग क्या बोल रहे होंगे? आंसर 14 आएगा, और यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होंगे आंसर 10 आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ एंड सिक्स में आंसर काफी लोगों का ये होगा, बट ये आंसर रॉन्ग है। ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो हमें यहाँ पर सबसेल नहीं दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में बोला है ऑर्बिटल। क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यार? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो उसमें तो यार 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर ऑर्बिटल लिखा है ना कि सबसेल। ओके, और किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज प्रिंसिपल। पॉली ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वो ऑर्बिटल किसी भी सबसेल का हो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया क्वांटम नंबर वाला पार्ट। नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो मेंस में क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बताओ। 5 में देखो 5 और 6 में ऑर्बिटल की बात की गई है। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन में ऑर्बिटल की बात की गई है साले। और ऑर्बिटल जो है उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। अगर यहाँ पर सबसेल होता तो आंसर हमारे पास क्या आता? एफ के लिए 14 आ जाता और डी के लिए 10 आ जाता, बट यहाँ पर ऑर्बिटल लिखा है ना कि सबसेल। ओके, सो होमवर्क नोट करो। सो मेंस के लिए है 62, 63 हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा, 65 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। तो 60
2 से 67, देन 69, 69 से 72, then 74, 76, 77 एंड 81। ठीक है, सो मेंस के लिए रहेगा। एडवांस के लिए भी यही वाला पार्ट तो रहेगा ही। ठीक है, ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली। तो एडवांस के लिए फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का सेम पार्ट है। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन जो है रहेगा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, सो ये आज का होमवर्क है। तो यहीं पर हम लेक्चर एंड करेंगे। बाय।